ओके गाइस, तो अभी तक हम लोग अप टू 10th तक आइडेंटिटीज़ वगैरह रिवाइज कर चुके थे एंड उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह भी कर चुके थे। तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब अभी तक तुम लोगों ने 10th तक क्या किया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रेशियो दे रखा हो तो उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट अभी तक तुम लोगों ने 0 से लेके 90 तक देखा है। इसमें भी पहले 0, फिर 30 देखा है ना, फिर 45 डिग्री देखा, फिर 60 देखा, फिर 90 देखा। अच्छा, अब ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखते हैं ना, साइन थीटा, तो साइन के अंदर जो ये वैल्यू जा रही है थीटा, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट या फिर इनपुट बोलते हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट या फिर इनपुट की वैल्यू अभी तक तुम लोगों ने 0 से लेके 90 तक देखी है, ठीक है। तो जेई के सिलेबस में तुमसे सिर्फ इतना तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इतना पूछा जाता तो 10th तक का बच्चा भी जेई निकाल लेता। तो फिर उसके लिए हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखेंगे पहले, एंड देन उसके बाद में बड़ी डिग्री अगर अंदर दे रखी हो आर्ग्यूमेंट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो फिर उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो है वो आपका बेसिकली 2 पार्ट्स में किया जाता है, या फिर इसको यूं बोल दे कि 2 टाइप से एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। पहला तो होता है कि डिग्री, कि एंगल जो दे रखा है उसको डिग्री में मेजर करो, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है रेडियन, एंगल जो दे रखा है उसको रेडियन में मेजर करो, ठीक है। अब ये डिग्री वर्ड आप सभी ने सुन रखा होगा अप टू 10th तक, ठीक है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन वगैरह नहीं पता होगी। और रेडियन जो है वो फिलहाल के लिए नया है, सुन नहीं रखा हो। तो जो डिग्री है, जैसे अगर हम लोग एक राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। तो एक राइट एंगल के अगर हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स ऐसे तोड़ दे, डिवाइड कर दे 90 इक्वल पार्ट्स में राइट एंगल को, तो जो इसका एक पार्ट है वो 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या हो गई? जब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसका एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि इफ अ राइट एंगल divided into 90 equal parts, then one part is called वन डिग्री, ठीक है भाई। सेकेंड आता है रेडियन। तो रेडियन जो है वो आपका सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम भी होता है। अब जैसे आपने 8th 9th 10th तक होप ये सर्कल देखा होगा, सर्कल के आर्क के बारे में भी आपको पता होगा कि जैसे इसका एक आर्क ये बना लिया L लेंथ का, और इस सर्कल की रेडियस R है, तो L इज इक्वल टू R थीटा होता है। थीटा क्या है? जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है इस आर्क ने, वो। तो अगर हम लोग रेडियस को 1 ले ले और लेंथ को भी 1 यूनिट ले ले, ठीक है, और ये भी 1 यूनिट, तब जो ये एंगल होगा थीटा, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया? जब हम लोग रेडियस 1 यूनिट ले ले और 1 यूनिट रेडियस लेके हम लोग आर्क लेंथ जो है वो भी 1 यूनिट काट ले,
तो उस आर्क लेंथ द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जाएगा वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। होप ये बात समझ में आई होगी। देखो अब ये डेफिनेशन वगैरह तो आए तो ठीक है, नहीं भी आए तो ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि आप लोगों को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये चीज़ आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो डिग्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप एक नंबर लिख लो, उसके ऊपर ऐसे ये बना लो, तो इसको बोला जाता है कि जैसे 20 लिखा है तो 20 के ऊपर ये लिखा है तो इसको बोला जाता है 20 डिग्री, ठीक है। और रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे अगर हम पाई लिख लिया, इसके ऊपर ये साइन लगा लिया C, तो ये तरीका होता है रेडियन को रिप्रेजेंट करने का। तो ये लिखा हुआ पाई रेडियन, जनरली हम लोग इसको ऐसा सीधा भी लिखते हैं पाई, ठीक है। कभी भी साइन के अंदर ऐसा नहीं लिखा जाता है कि साइन पाई रेडियन, इसको हम लोग सीधा साइन पाई लिखते हैं बजाय इसके पाई रेडियन के, ठीक है। तो ये इनको लिखने का तरीका होता है। अब इन दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए आपस में, कि अगर डिग्री दे रखी हो तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर रेडियन दे रखा हो तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्जेशन आना चाहिए आपको। तो डिग्री अपॉन में 180 इज इक्वल टू होता है रेडियन अपॉन में पाई, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके देगा, ठीक। सो एक एग्जांपल कर लेते हैं, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट दे रखा है 30 डिग्री, सेकंड दे रखा है 60 डिग्री, फोर्थ दे रखा है थर्ड दे रखा है 90 डिग्री एंड फोर्थ दे रखा है 180 डिग्री। इन सभी को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन तो ये है कि डिग्री अपॉन में 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन में पाई, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को डिग्री दे रखी है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई को इधर लेके चले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू पाई इंटू डिग्री अपॉन में 180, ठीक। तो पाई इंटू फर्स्ट में डिग्री कितनी है 30, तो 30 अपॉन में 180 कैंसिल आउट हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। ये रेडियन की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट वाले के लिए। अब वैसे ही अगर सेकेंड वाले को कन्वर्ट करोगे तो R इज इक्वल टू पाई इंटू डिग्री, डिग्री कितना है 60, तो 60 अपॉन में 180, तो अगेन ये पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड की बात करें तो R इज इक्वल टू पाई इंटू 90 अपॉन में 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। और अगर फोर्थ की बात करें तो उसमें R इज इक्वल टू पाई इंटू 180 अपॉन में 180, तो ये आ जाएगा पाई। तो डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर रेडियन दे रखा हो तो रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से और ज़्यादा बेटर समझ में आई होगी। नाउ अगर डिग्री एंड रेडियन का फंडा क्लियर है तो हम लोग एंगल मेजरमेंट देख लेते हैं कि एंगल को मेज़र कैसे किया जाता है। पहला तो ये कि दो तरीके से मेज़र किया जा सकता है, एक तो डिग्री, दूसरा रेडियन। एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है, मतलब जैसे ये एंगल है तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजर होगा वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। सो एंगल
measured in anti-clockwise direction is always पॉजिटिव। और अगर हमने एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया, जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने एंगल मेज़र किया है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। सो एंगल मेजर्ड इन clockwise direction is always नेगेटिव। ये बात इतनी सी समझ में आई होगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेज़र किया जाता है तो पॉजिटिव लिया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेज़र किया जाता है तो नेगेटिव लिया जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे ये एक लाइन है और ये एक एंगल है, मतलब ये एक एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। अब इस अगर थीटा को हम लोगों ने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर हम लोगों ने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मेज़र किया तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जैसे अगर हमारे पास में एक लाइन दे रखी हो, तो लाइन में अगर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी, तो ए से बी के बीच में अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेज़र करें तो ये 180 डिग्री होता है। अगर एक सीधी रेखा दे रखी हो, सीधी लाइन, रेखा, लाइन को हिंदी में रेखा बोला जाता है, तो अगर सीधी लाइन दे रखी हो तो उस पे ए से बी पॉइंट के बीच में जाने तक अगर हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेज़र किया है तो वो 180 डिग्री आता है। और अगर ये पॉइंट ए दे रखा हो, ठीक है, और ऐसे घूम के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग वापस इसी पॉइंट पे आ गए तो हमने एक राउंड पूरा कर दिया, तो ये 180 तो यहाँ तक आने में बना, फिर 180 वापस यहाँ से यहाँ तक जाने में बनेगा, मतलब 180 ये जो अभी आपने मेज़र किया है, फिर 180 ये, तो ये फिर कितना हो जाएगा 360, ठीक है। 360 को हम लोग एक्चुअली 2 पाई भी बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास में ये लाइन दे रखी हो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट हो, तो इसका एंगल मतलब यहाँ से घूम के वापस यहाँ आएंगे तो ये एंगल बनेगा 2 पाई। 2 पाई बोले तो 360। अब अगर इसको 4 अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जैसे ये एक लाइन बना दे, तो हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, मतलब ये पार्ट भी 90 डिग्री का होगा, और यहाँ से लेके ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री का होगा, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री का होगा, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है, अलग अलग सेपरेट। तो जैसे ही अगर ऐसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास में ये तो जैसे शुरू से मापा तो 0, ठीक है। फिर जैसे यहाँ से यहाँ तक गए तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, जिसको हम लोग π/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो फिर ये कितना बन गया पाई। फिर इसी पॉइंट से लेके जो अपने इनिशियल पॉइंट है उसी पॉइंट से लेके हमने यहाँ तक थर्ड लाइन तक एक राउंड किया तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 90, या फिर यूं बोले कि पाई प्लस π/2। यहाँ से लेके यहाँ तक तो एंगल पाई था, उसमें π/2 और ऐड हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई प्लस π/2, ठीक है। फिर अगर इसी पॉइंट से लेके हम लोग वापस इसी पॉइंट पे आए तो ये फिर कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम लोग इस इनिशियल पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गए थे तो हमारा पाई प्लस π/2 हुआ था। अब इससे आगे π/2 और ऐड कर दो तब जाके इस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। तो अगर पाई प्लस π/2
प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एंगल मिल जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, अब ये अगर ऐसे दे रखा हो तो यहाँ पे 0 आया, फिर उसके बाद में 2 पाई एंगल आया। ठीक है, अब आपने एक राउंड ऐसे कंप्लीट कर दिया, तो एक राउंड कंप्लीट करते ही आपके पास में एंगल बना 2 पाई का। ठीक है, फिर वापस अगर आप यहाँ से यहाँ तक गए तो फिर पाई बाई 2 और ऐड कर लो, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा ये वाला एंगल। कौन सा? ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा, फिर आपने एक राउंड कंप्लीट करके फिर वापस, जैसे ये वाला राउंड आपने कंप्लीट कर दिया, फिर इस लाइन पे आ गए तो आपका एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो 2 पाई था, अब ये पाई और ऐड कर दो तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करके आप अगर यहाँ तक आते हो तो एंगल कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ तक तो 3 पाई था, ये वाला एंगल 3 पाई था, इसमें पाई बाई 2 और ऐड कर दिया तो 3 पाई प्लस पाई बाई 2, ये वाला एंगल 3 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, फिर आपने 2 राउंड अगर ऐसे कंप्लीट किए तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? यहां तक पाई, फिर ये पाई और ऐड कर दो, सॉरी ये यहां तक 3 पाई, फिर ये पाई और ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो जैसे अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट को अगर हम लोग ए बोले, इस पॉइंट को अगर हम लोग बी बोले, और इस वाले पॉइंट को अगर हम लोग सी बोले, और इस वाले पॉइंट को अगर हम लोग डी बोले, तो ए पॉइंट पे जो एंगल्स की वैल्यू आएगी वो 0 आ सकती है, 2 पाई आ सकती है। ठीक है, फिर 4 पाई आ सकती है। ठीक है, अब 0, 2 पाई, 4 पाई ये सारे कैसे नंबर है? इवन है, मतलब 2 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर नेक्स्ट इस पे एंगल आ सकता है 6 पाई, फिर 8 पाई, ऐसा एंगल आ सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या आया था? बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे अगर देखो तो शुरू में क्या आया था? पाई बाई 2, तो यहाँ पे पाई बाई 2 आ सकता है। ठीक, फिर पाई बाई 2 से 2 पाई और ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ तक तो पाई बाई 2 है, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आने में आपने कितना एंगल बढ़ाया? 2 पाई, तो पाई बाई 2 प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ठीक है, फिर इसमें 2 पाई और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 2। ठीक, अब अगर यहाँ सी की बात करें तो सी पे एक तो एंगल आया था पाई, बोले तो 180। ठीक है, ये वाला, दूसरा आया था 3 पाई। ठीक है, ये वाला, तो एक तो आया था पाई, फिर दूसरा आया था 3 पाई। अच्छा, 3 पाई यहाँ तक आ गया, फिर आप अगर यहाँ से चल के वापस यहाँ तक आओगे तो 2 पाई आपने और एंगल इसमें ऐड कर दिया, तो फिर कितना हो जाएगा? 5 पाई। ठीक है, 5 पाई के बाद में 7 पाई। ठीक है, अब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एंगल कितना है? जैसे अगर हम लोग इसको ऐसे देखें डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे कौन कौन से एंगल आ सकते हैं? पहली बार जब हमने मेजर किया था तो कितना एंगल आया था? पाई प्लस पाई बाई 2, बोले तो 3 पाई बाई 2, तो ये 3 पाई बाई 2 हो गया। ठीक, अब अगर यहाँ पे एंगल 3 पाई बाई 2 आ चुका है, फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो 2 पाई और ऐड हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, फिर ये कितना हो जाएगा? 11 पाई बाई 2। तो डी पॉइंट पे आपके एंगल्स जो है वो आ सकते हैं 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ऐसे एंगल्स आ सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास में पॉइंट ए पे कौन कौन से एंगल आए? 0 आ सकता है, 2 पाई आ सकता है, 4 पाई आ सकता है, 6 पाई आ सकता है, ऐसे सारे एंगल आ सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट बी पे कौन कौन से एंगल आ सकते हैं? पहला तो आ सकता है पाई बाई 2, फिर आ सकता है 5 पाई बाई 2, फिर आ सकता है 9 पाई बाई 2, फिर आ सकता है 13 पाई बाई 2, ऐसे एंगल्स आ सकते हैं।
और पॉइंट सी पे कौन कौन से एंगल आ सकते हैं? पहला तो पाई आ सकता है, दूसरा 3 पाई, तीसरा 5 पाई, 7 पाई। फिर पॉइंट डी पे कौन कौन से एंगल आ सकते हैं? पॉइंट डी पे आ सकते हैं पहला तो 3 पाई बाई 2, दूसरा 7 पाई बाई 2, तीसरा 11 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2। ये वाले सारे एंगल्स आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर पॉइंट ए को देखें तो पॉइंट ए पे जितने भी एंगल आए वो सारे के सारे इवन टाइप के, मतलब जैसे 0, 2, फिर 4, फिर 6 पाई के सारे इवन मल्टीपल आए। तो इवन मल्टीपल को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2n पाई, ये लिख सकते हैं। तो पॉइंट ए पे तो जितने एंगल आ रहे हैं वो सारे के सारे 2n पाई टाइप के एंगल आ रहे हैं, ठीक। और अगर पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं वो देखो। तो जैसे यहाँ पे 1 आ गया, फिर 3 का पाई मल्टीपल आ गया, मतलब पाई का जो मल्टीपल है वो 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह ऐसे। तो ये सारे के सारे ओड नंबर्स होते हैं। तो पॉइंट सी पे ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं, ठीक। तो ये तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई आ गए। अच्छा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे अगर हम लोग 1 को देखें तो 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2n + 1। अगर n कोई एक इंटीजर है, ठीक, यहां पे भी n एक इंटीजर होगा। तो अगर n की जगह जैसे हम लोग 1 पुट करें तो 2 × 1 3 होएगा। n की जगह 0 पुट किया तो ये तो 0 + 1 1 होएगा, तो 1 पाई आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। n की जगह जैसे अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो 5 पाई आ जाएगा, है ना। तो जो ओड टाइप के नंबर होते हैं उसको हम लोग 2n + 1 लिख सकते हैं, 2n + 1 लिख सकते हैं। जो भी ओड नंबर होते हैं उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, 2n - 1 टाइप भी लिख सकते हैं, 2n - 1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी ओड ही होंगे, ठीक। तो पॉइंट सी पे पाई के ओड मल्टीपल्स आ रहे, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में 2n - 1 पाई। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर पॉइंट डी की बात करें और पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे पाई बाई 2 के मल्टीपल आ रहे हैं। जैसे पाई बाई 2 का यहाँ पे मल्टीपल है 1, फिर है 5, फिर है 9, फिर है 13। और पॉइंट डी की बात करें तो यहाँ पे भी पाई बाई 2 के मल्टीपल आ रहे हैं। पहला आ रहा है 3, दूसरा आ रहा है 7, तीसरा आ रहा है 11, फिर ऐसे 15। तो एट पॉइंट बी there is multiple of at point B and D there is multiple of पाई बाई 2। और ये जो पाई बाई 2 के मल्टीपल है वो 4 4 के गैप में आ रहे हैं ना। जैसे 1 आया तो फिर 1 में 4 ऐड किया तो 5 आया, फिर 5 में 4 ऐड किया तो 9 आया, 9 में 4 ऐड किया तो 13 आया। यहाँ पे डी पे भी देखे तो 3 में 4 ऐड किया तो 7 आया, 7 में 4 की ऐड किया तो 11 आया, 11 में 4 ऐड किया तो 15 आया, ठीक है। और दूसरी खास बात यह है कि ये जितने भी पाई बाई 2 के मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे 1 की बात करें, 5 की बात करें, चाहे तो 9 की बात करें, चाहे 13 की बात करें, या फिर 3 की बात करें, 7 की बात करें, या फिर 11 की बात करें, ये सारे के सारे जो है ओड है, ठीक। तो एट पॉइंट पी एंड डी देयर इज मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 विच आर ओड नंबर्स। अब अगर पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल आएगा तो वो तो फिर या तो सी पे आएगा या फिर ए पे आ जाएगा। पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल मैं बोल रहा हूं, इवन मल्टीपल आएगा तो वो तो फिर या तो सी पे आ जाएगा या फिर ए पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 इंटू इवन करवाओगे तो फिर ये
2 से तो ये वाला इवन कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर तो पाई का मल्टीपल आ गया ना, तो पाई का मल्टीपल तो या तो सी पे आएगा या फिर पॉइंट ए पे आएगा, लेकिन पाई बाई 2 का मल्टीपल तो है ओड मल्टीपल होना चाहिए, तो वो फिर पॉइंट बी या फिर डी पे आएगा। तो अगर पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे हमें पॉइंट्स जो मिल रहे हैं वो है पाई बाई 2 के जो मल्टीपल्स मिल रहे हैं वो है 1, 5, फिर 9, फिर है 13, ठीक है, फिर 17, ऐसे मिल रहे हैं। अब अगर इनको गौर से देखें तो जैसे अगर 1 को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो 5 से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो 5, 9, 13, 17, जैसे 5 को अगर 4 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना बचता है 1, जैसे 9 को अगर 4 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 1, ठीक है, और 13 को 4 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 1, और 17 को 4 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 1। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट बी पे जो पाई बाई 2 के मल्टीपल आ रहे हैं वो सारे के सारे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 छोड़ रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4n+1 पाई बाई 2, याद रखें, क्योंकि 4n+1 क्या आपको शो करेगा, वो नंबर जो जिनको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर जो है वो 1 बच जाए। क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम देखी है ना, उस हिसाब से ये लिख सकते हैं, 5 को ऐसा लिख सकते हैं ना 4 × 1+1, ठीक, 9 को ऐसा लिख सकते हैं 4 × 2+1, 13 को ऐसा लिख सकते हैं 4 × 3+1, 1 को ऐसा लिख सकते हैं 4 × 0+1, ठीक है। अब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो जितने भी नंबर है इनकी जगह हमने जनरल n लिख लिया, तो ये सारे के सारे 4n+1 टाइप के नंबर है। तो बस पॉइंट बी पे जो भी पाई बाई 2 के मल्टीपल आएंगे वो सारे के सारे 4n+1 टाइप के मल्टीपल होंगे, ठीक, होप ये बात समझ में आई होगी। तो पॉइंट बी पे जितने भी मल्टीपल आएंगे वो सारे के सारे 4n+1 पाई बाई 2 टाइप के मल्टीपल होंगे। अगर पॉइंट डी की बात करें तो पॉइंट डी पे भी जो मल्टीपल है वो सारे के सारे पाई बाई 2 के हैं, बट वहां पे जो मल्टीपल है वो है 3, 7, 11, फिर 15, फिर 4 और ऐड कर दिया तो 19, इस टाइप के। अब अगर 3 को थोड़ी देर के लिए तुम छोड़ दो तो 7 को तुम कैसे लिख सकते हो, 7 को अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना देगा 3, 11 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना देगा 3, 15 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना देगा 3, 19 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना देगा 3। तो पॉइंट डी पे जो पाई बाई 2 के मल्टीपल है ना, उनको अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो रिमाइंडर कितना देंगे 3 ना। तो इन सब नंबर को हम लोग कैसा लिख सकते हैं 4n+3 टाइप के नंबर, जैसे इनको लिखा है वैसे इनको भी लिखा जा सकता है। ये जितने भी नंबर है ये सारे के सारे किस टाइप के नंबर है 4n+3 की टाइप के नंबर, ठीक। तो पॉइंट डी पे जो पाई बाई 2 का मल्टीपल आएगा वो 4n+3 टाइप का आएगा। यहां पे ये सारे पॉइंट्स आएंगे। आई होप कि अब तुम्हें पता लग गया होगा कि ए पे किस टाइप के नंबर आएंगे, पॉइंट बी पे किस टाइप के नंबर आएंगे, पॉइंट सी पे किस टाइप के नंबर आएंगे, एंड पॉइंट डी पे किस टाइप के नंबर आएंगे। तो इनको एक बार लिख लेते हैं। तो पॉइंट ए पे 2n पाई टाइप के नंबर आएंगे, ठीक, और पॉइंट सी पे 2n-1 या फिर +1 पाई टाइप के नंबर आएंगे, ठीक, और पॉइंट बी पे 4n+1 पाई बाई 2 टाइप के नंबर आएंगे, और पॉइंट डी पे 4n+3 पाई बाई 2 टाइप के नंबर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग नोट्स में ये लिख सकते हैं कि एट पॉइंट ए एंड सी
देयर इज मल्टीपल ऑफ पाई, और एट पॉइंट B and D there is odd multiple of पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा अब हमने ये तो लिख लिया, बट इस सब का सेंस क्या है, मीनिंग क्या है, वो तुम समझो। जैसे अगर हम लोगों ने एक एंगल बोल दिया, मैंने ये बोल दिया कि 8 पाई जो है एंगल है, मतलब 8 पाई एंगल है जिसको मेजर किया गया है, तो वो कौन सी जगह पे आएगा। अगर वो तुम्हें पता करना हो तो तुम कहाँ कैसे पता करोगे कि जो 8 पाई है वो सीधा का सीधा ए पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब फिर अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए कि 7 पाई कहाँ पे आएगा, तो वो फिर सी पे आएगा। ठीक, तो ऐसे तुम्हें पता करने के लिए जल्दी जल्दी कि ये वाला एंगल कहाँ पे आएगा, किस पॉइंट पे आएगा, ये वाला एंगल किस पॉइंट पे आएगा, तो उनके लिए ये सारा का सारा काम किया गया है। ठीक, तो अब ये जनरल जो तुम सॉल्यूशन है वो याद रख सकते हो कि पॉइंट ए पे ये सारे आएंगे, बी पे ये, सी पे ये और डी पे ये। ठीक, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड आउट पॉइंट्स ऑन विच फॉलोइंग एंगल्स लाइज। ठीक, तो ऐसे लिख लिए, पहला लिख लिया 1024 पाई, दूसरा लिख लिया 1971 पाई, तीसरा लिख लिया 1972 पाई बाई 2, चौथा लिख लिया 2001 पाई बाई 2, पांचवा लिख लिया 2000 पाई, छठा लिख लिया 987 पाई बाई 2, फिर सातवां लिख लिया 1975 पाई बाई 2, फिर 8th लिख लिया 185 पाई। ठीक है, तो ये सारे जो एंगल्स लिखे हुए ये किस किस पॉइंट पे आएंगे ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो जैसे पहले की बात करें तो ये पाई का मल्टीपल है कौन सा, इवन, तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट पे आएगा ये। ठीक है, दूसरे की बात करें वो भी पाई का मल्टीपल है, बट ये नंबर कैसा है, ओड, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट सी पे आएगा। ठीक, अब अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में पाई बाई 2 का मल्टीपल है, लेकिन ये ओड नहीं है, ये इवन है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा 2 से। जैसे ही काटोगे तो ये तो कट जाएगा 9, 8 और 1, 981 पाई हो जाएगा ये। अच्छा, अब ये क्या बन गया, ये पाई का मल्टीपल बन गया। पाई का मल्टीपल कैसा है, ओड। ठीक, तो ये जो ओड पाई का मल्टीपल है ये कहाँ पे आएगा, पॉइंट सी पे। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पाई बाई 2 का मल्टीपल है। अच्छा, पाई बाई 2 का मल्टीपल कैसा है, ओड मल्टीपल है। इवन होता तो फिर तो वो ए या सी पे आ जाता, उसको हम लोग सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे ओड है तो फिर तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 4 से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर कैसा देता है। अगर 1 दिया तो पॉइंट बी पे आ जाएगा, और अगर 3 दिया तो फिर पॉइंट डी पे आ जाएगा। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना देगा, 1। अगर इसने रिमाइंडर 1 दिया तो कौन से पॉइंट पे आना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर ये पॉइंट बी पे आ जाना चाहिए। तो फोर्थ वाला कहाँ पे आएगा, एट पॉइंट बी। अच्छा, फिफ्थ वाले की बात करें तो ये फिर जो है पाई का मल्टीपल है। पाई का मल्टीपल कौन सा है, इवन है, तो फिर ये कहाँ पे आएगा, इवन पाई का मल्टीपल कहाँ पे लाई करता है, ए पे। ऐसी प्रजातियां तो सारी पॉइंट ए पे पाई जाती। ठीक, अब अगर सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ में पाई बाई 2 का मल्टीपल है। अब मल्टीपल कैसा है, ओड है,
तो इसका मतलब है कि ये वाली प्रजाति सी या डी पे होगी। तो उसके लिए तुम्हें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, है ना। या तो सी पे, सॉरी, या तो बी पे होगी या फिर डी पे होगी, सी पे नहीं, बी या फिर डी पे। तो उसके लिए तुम्हें इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 3, ये रिमाइंडर कितना दे देगा? 3। अब जैसे ही इसने रिमाइंडर 3 दिया तो इसका मतलब है ये कौन से पॉइंट पे लाई करेगा? डी पे। तो ये डी पे लाई कर जाएगा, ठीक। फिर अगर पाई बाई 2 का यहाँ पे मल्टीपल देखें तो यहाँ पे भी पाई बाई 2 का मल्टीपल है, लेकिन वो ओड है। तो ओड होने की वजह से ये तो या तो ये बी पे लाई करेगा और फिर डी पे लाई करेगा, या तो बी पे या फिर डी पे। तो फिर इसको 4 से डिवाइड कर लो। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो 35 3 देगा ये, सॉरी 15 3। तो ये रिमाइंडर 3 दे देगा। अगर इसने रिमाइंडर 3 दिया तो ये फिर कहाँ पे लाई करेगा? पॉइंट डी पे, ठीक। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पाई का मल्टीपल है। पाई का मल्टीपल कैसा है? ओड है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा? ये लाई करेगा पॉइंट सी पे। तो आई होप कि अब तुम्हें कोई भी एंगल दे रखा हो तो उसको तुम पहचान सकते हो कि ये कहाँ पे लाई करेगा एग्जैक्ट, ठीक। ओके, अब अगर इतना सा तुम्हें पता चल गया है तो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें। जैसे ये जो 4 पार्ट्स होते हैं इनको क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और इनको हमने फॉर रेफरेंस के लिए हमने पॉइंट ए बी सी डी बोल दिया था कि ताकि हम लोग सही से पता कर पाए कि एंगल जो है वो कहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट हमने बी लिया था, फिर यहाँ पे पॉइंट सी और यहाँ पे पॉइंट डी, ठीक है। ए पॉइंट पे क्या आए थे? 2n पाई टाइप के जितने भी एंगल है वो सारे। बी पॉइंट पे क्या आए थे? 4n+1 पाई बाई 2 के मल्टीपल्स। सी पॉइंट पे 2n+1 पाई, और डी पॉइंट पे 4n+3 पाई बाई 2 के मल्टीपल आए थे, ठीक। अब मैं ये कह दूं कि कोई एंगल जिसमें ये हो रहा हो 2n पाई टाइप का एंगल है, उसमें थीटा अगर एंगल ऐड हो रहा हो, ये एंगल 2n पाई प्लस थीटा है, तो फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो अगर यहां पे देखें तो यहां तक तो 2n पाई तक तो यहां तक आएगा, मतलब इस लाइन पे आएगा। अगर थीटा 2n पाई में ऐड कर लोगे तो थीटा ऐड करते ही ये फिर एंगल ऐसा कुछ आ जाएगा, ये बनेगा ना 2n पाई प्लस थीटा। तो फिर क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? फर्स्ट, ठीक। अब अगर मैं ये बोलूं कि जैसे 5 पाई बाई 2 प्लस 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कहां पे आएगा? तो 5 पाई बाई 2 कहां पे आएगा? ये वाला एंगल किस पॉइंट पे आएगा वो पहचान आना चाहिए। तो वो तो सीधा सीधा दिख गया होगा तुम्हें, बी पॉइंट पे आएगा। अच्छा, बी के बाद में फिर इसमें 60 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट, सॉरी, ये क्वाड्रेंट सेकंड में आ जाएगा। ये वाला एंगल, ये जो पूरा एंगल है, ये क्वाड्रेंट सेकंड में आ जाएगा, ठीक। फिर अगर ये बोला जाए कि 91 पाई प्लस एंगल दे दिया जाए आपको 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो 91 पाई कहाँ पे लाई करेगा? एट पॉइंट सी। इसमें कुछ 60 डिग्री एंगल ऐड हो रहा है, सॉरी 30 डिग्री एंगल ऐड हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐड करोगे तो फिर ये कहाँ जाएगा? ऊपर तो जाने से रहा, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ऐड करने पे नीचे जाएगा, है ना, आगे बढ़ेगा ना। ऐड करना मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। अब फिर अगर तुम लोगों को कोई पाई बाई 2 का 4n+3 टाइप का मल्टीपल दे दिया जाए और उसमें एक नंबर ऐड कर दिया जाए और फिर तुमसे पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो फिर वो तुम बता सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या फिर किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो इस टाइप से, होप
ये बात समझ में आई होगी। तो अभी तक जो भी हमने पापड़ बेले हैं, मतलब जो भी हमने सीखा है कि पाई के मल्टीपल किस किस जगह पे आ सकते हैं, पाई/2 के मल्टीपल किस किस जगह पे आ सकते हैं, ये सब किसके लिए किया है? ये सब एंगल्स के लिए किया है कि एंगल्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है अगर पाई प्लस ये हो, है ना। पाई का मल्टीपल प्लस थीटा एंगल हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो पाई का मल्टीपल प्लस थीटा एंगल हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है, या तो फर्स्ट में या फिर थर्ड में, ठीक है। फिर पाई/2 का मल्टीपल प्लस थीटा एंगल हो या फिर माइनस थीटा एंगल हो तो फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है। अगर प्लस थीटा एंगल हुआ तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। होप इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये 2n पाई माइनस थीटा एंगल है, ये कहां पे आएगा? तो अगर इसको ध्यान से देखो तो 2n पाई तो इस लाइन पे लाई करेगा, इसमें से एंगल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है मतलब आपको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाओगे तो ये एंगल मिलेगा, तो कहीं यहां पे आ रहा होगा, तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। वो बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे 90 पाई प्लस 30 लिखा, इसको मैं ऐसा कर लेता 91 पाई माइनस 30 कर लेता, तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में आता? तो 91 पाई तक तो ये यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। इसमें से 30 कम हो रहा है, 30 कम हो रहा है मतलब इस साइड ऊपर जाना पड़ेगा, कम तो ऊपर साइड हो रहा है ना, नीचे आओगे तो एंगल बढ़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमोगे तो वैल्यूज ऑफ एंगल्स बढ़ती जाएगी, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे मतलब नीचे आके फिर वापस ऊपर जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज आके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो फिर एंगल कम होता जाएगा। तो 90 पाई तक तो इस वाली लाइन पे आया, उसमें से आपने 30 माइनस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। होप ये बात समझ में आई होगी। फिर अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख ले कि 1000 पाई माइनस 60 डिग्री कर ले, ये कहां पे आएगा? ठीक, तो 1000 पाई कहीं यहां पे आ रहा होगा, है ना। अब अगर ये यहां तक ये पूरा सर्कल कर लेता तो यहां पे 1000 पाई आ जाता, 1000 पाई मिल जाता, बट 1000 पाई तो मिला नहीं, उससे पहले हमें एंगल चाहिए। तो 1000 पाई से कुछ माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है कि नीचे मिलेगा एंगल वो, ठीक है। तो नीचे मिलेगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। होप ये बात समझ में आई होगी। तो इन सब का सेंस ये है कि अब आपको वर्ल्ड का कोई भी एंगल दे दिया जाए तो उसको तुम बता सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा या फिर कौन सी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये सब जितना सीखा है वो सब इसके लिए ही सीखा है कि एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा या फिर कौन सी लाइन पे लाई करेगा, इस सब के लिए। अब ये हेल्प क्या करेगा, तो उसके लिए तो तुम्हें फिर आगे लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है। होप ये क्लियर हुआ होगा।